चलिए, अब हमने आपको हरियाणा का नंबर दिखा दिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति एकदम साफ है। यशवंत जी, एक एक करके रीजन वाइज हम दिखाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर 50 से 58 सीटें, मतलब एक तरफा ये चुनाव हरियाणा का कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, कई बार कहते हैं कि कई बार नंबर्स ऐसे आते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा रिजर्व होकर बोलते हैं। रीजन वाइज दिखाइए, एक एक करके सारे नंबर्स दिखाते जाते हैं और फिर उसके बाद से हम आपको सबसे पहले अहिरवाल रीजन का हम आपको दिखाते हैं। तो अहिरवाल क्षेत्र में यहाँ पर देखिए सब नंबर्स आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। 36.6%, 46.3% कांग्रेस पार्टी और 17 अन्य का है। इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे ये दो लाइन में जल्दी से। बहुत जी वोट शेयर का गैप इतना बड़ा दिख रहा है। अधिकांश अभी जब रीजन आप दिखाएंगे सारे, एक कुरुक्षेत्र को छोड़ के अंजना कहीं पर भी बीजेपी एक तरह से फाइट में नहीं दिख रही है। और 10 साल की इनकम्बेंसी पूरी होने के बाद में हमें ये बताना ये भी आवश्यक है कि केवल 4 ही राज्य हैं जो आप गिन सकते हैं जहां पर 15-15 साल की इनकम्बेंसी के बाद 10 साल के बाद में भी सरकारें जीती हैं। अन्यथा 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद में 99% सरकारें मुंह के बल ही गिरी। ठीक है, चलिए। हालांकि पीएम ने बार बार हरियाणा में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, राजस्थान का, कि देखा वहां पर सारे एग्जिट पोल से हमें रूल आउट कर दिया था कि नहीं बनेगी, लेकिन हमारी सरकार बनी। अब जल्दी से अगला इलाका आपको दिखा देते हैं। अहिरवाल के बाद बागर इलाका, यहाँ पर क्या ये सीटें पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी पीछे है। 8 से 12 सीटें हैं, 13 से 17 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, 9 से 13, माफ कीजिएगा। अच्छा, ये बागड़ की सीटें आ गई हैं। चलिए, बागड़ की सीटों में आप देखिए बीजेपी 0 से 3 पर सिमट गई है। विनोद जी, 9 से 13 कांग्रेस। देखिए, अहिरवाल में अगर कांग्रेस आगे है, अहिरवाल बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि नॉन जाट इलाका है वो, तो और राव इंद्रजीत सिंह का इलाका है माना जाता है। अगर अहिरवाल में कांग्रेस जीत रही आगे है और बागड़ में जीत रही, तो इसका मतलब फिर नॉन जाट वोट भी कांग्रेस को मिला है। फिर हम ये राव इंद्रजीत सिंह तो खुद ही पार्टी के खिलाफ काम करने लगे थे, जो भी करेंगे तो वो इंडिपेंडेंस जो उनकी पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिला था, इंडिपेंडेंस के नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे। अब इसका मतलब भाजपा अपने नॉन जाट वोट को नहीं संभाल पाई, राव इंद्रजीत के साथ दलित वोट भी उनको मिले हैं। और दूसरी बात, जो टर्नआउट उनका है रिलेटिव, हमारे डेटा में है कि कम आया है। बेसिकली ये है कि बीजेपी का एक हिस्सा, मुझे लगता है, वोटर घर भी बैठा है इन चुनाव में। अच्छा, ठीक है। अगला बागड़ का इलाका हमने आपको दिखा दिया है। बागड़ में आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी हर क्षेत्र में लगभग आगे है। इतना ज्यादा वोट परसेंटेज का गैप है। अब जाटलैंड हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर तो वैसे ही आशुतोष जी अगर देखें 0 से 4 पर बीजेपी, और ये जाटलैंड वैसे भी 17 सीटें जहां की है, वहां पर 16 तक कांग्रेस जा सकती है। मुझे लगता है कि हम ये जो जाट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कुछ थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि अगर 25% जाते तो 75% अदर देन जाट है। जब तक अदर देन जाट में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से छीजन नहीं है, तब तक ये नतीजे नहीं आ सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यशवंत का जो डेटा है, ये 58 से पार भी जा सकता है, अगर जो वोट परसेंटेज का गैप जिस तरीके से दिख रहा है। क्योंकि अगर 5% से ज्यादा का गैप होता तो अपने आप में लैंडस्लाइड हो जाता है, और अगर ये 5% से ज्यादा का गैप जो दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर 58 से आगे भी निकल सकता है। लैंडस्लाइड तो होते हैं, वो बात आपका कहना सही है कि जब एक सर्टेन सीमा से ज्यादा अगर वोटों का गैप हो जाता है तो मामला एक तरफा। इसीलिए हम मार्जिनल सीट्स लगातार बताते हैं कि जहां कम मार्जिन का बहुत अंतर पड़ जाता है। 19 सीटें हैं, और अगर वो 19 सीटें पूरी एक तरफा बैठ गई कांग्रेस के फेवर में, तो हो सकता है कि आपको एक लैंडस्लाइड ही उस तरीके का दिख जाए। चलिए, जल्दी से अब आपको कुरुक्षेत्र का इलाका दिखा देते हैं। कुरुक्षेत्र के इलाके में भी अगर आप देखिए तो बीजेपी यहाँ पर मतलब ठीक ही है सर, यहाँ पर भी कांग्रेस। मैं ये कहना चाहता था कि कुरुक्षेत्र ही एकमात्र इलाका है जहां पे आपको फिर भी लगेगा कि बीजेपी कंटेस्ट में है, वोटों के लिहाज से कम सीटों में फिर भी बीजेपी को, वहां पे कांग्रेस को ज्यादा लीड मिलेगी। लेकिन उसके अलावा बाकी 3 महत्वपूर्ण हिस्सों में एक तरह से बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कुरुक्षेत्र वाली बेल्ट, ये जीटी रोड बेल्ट कहलाती है। जीटी रोड, और जीटी रोड बेल्ट में ही राहुल गांधी ने 27 सीटें हैं इस पूरे इलाके में जो जीटी रोड की। और ये बीजेपी जो पिछली बार 2 बार जीती है, तो अहिरवाल और जीटी रोड बेल्ट से ही सबसे ज्यादा जीती। बिल्कुल, अहिरवाल और जीटी बेल्ट रोड वाली सीटें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। लेकिन ये देखिए, बहुत भव्य नजारा था। मुझे लगता है कि गुड़गांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वो शहर जो जगमगाता है शाम में, दिन में ट्रैफिक से जूझता है, शाम में भी जूझता है,
और लोगों वो की रूह शहर कांप जिसका जाती है वोटर अगर वोट आप- डालने बाहर नहीं निकलता। हाँ, रूह कांप जाती है अगर दिल्ली से आपको गुड़गांव जाना हो इस टाइम पे। मैं तो जाता रहता हूँ, 1.5-2 घंटे से कम नहीं लगता है। 2 घंटे लगते हैं ना। 2 घंटे तो कम से आपकी कम। आपकी हड्डी वड्डी सब ठीक है, स्पाइन वाइन, तो लोगों को बड़ी मुश्किलें आ मुझे तो हर जाती बार रास्ता बदलना पड़ता है, किस रास्ते से जाएं तो जल्दी पहुंचे, लेकिन 10 मिनट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हैं। बिल्कुल 10 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अरे, खैर, ये लोकतंत्र यहाँ का पर बड़ा मजेदार क्लैरिटी चीज से है। दिख रहा है कि सैनी साहब, जिनको मुझे लगता है कि बहुत कम दिन की सरकार मिल पाई चलाने की, लगभग 50 से 54 दिन उनको था, वरना कोड ऑफ कंडक्ट ही लगा रहता था। देखिए, अगर इन कभी- नतीजों के लिए कोई कभी सैनी सेंट्रल साहब चुनाव को 2024 बोले के तो मैं उससे सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि सैनी साहब के आने से पहले हरियाणा का भाजपा का बंटाधार ऑलरेडी हो चुका था। तो सैनी साहब बेचारे इस दुर्गति के लिए समय नहीं जिम्मेदार तो नहीं ये है। स्कीम यहाँ पर नहीं चली कि सीएम बदलो चुनाव जीतो, ये स्कीम नहीं जो बची। उत्तराखंड में या गुजरात में देखिए, चली गई थी, जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो केंद्र की राजनीति थी उसका शिकार हुआ है हरियाणा बीजेपी। जिस तरीके से शीला दीक्षित की सरकार शिकार हुई थी मनमोहन सिंह की सरकार की वजह से, आप चाहे जवान का सवाल हो, चाहे पहलवान का सवाल हो, चाहे किसान का सवाल हो, ये तीनों वो थे जो केंद्र की सरकार से जुड़े हुए थे। किसान का आंदोलन और अग्निवीर और साथ साथ महिला पहलवान, बेरोजगारी, उसमें बेरोजगारी जुड़ गई। तो खट्टर साहब का स्वभाव जो है वो तो बदला नहीं अंत तक, वो लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं जा पाए, लोगों का दिल नहीं जीत पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं खुद सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके की पॉलिसीज परस्यू की गई पिछले 5 सालों में, खासकर 2019 के बाद से, कहीं ये उसका रिफ्लेक्शन तो नहीं। अगर उसका रिफ्लेक्शन है, क्योंकि देखिए सर्वे बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर राहुल गांधी की लोकप्रियता या तो नरेंद्र मोदी के नेक टू नेक है या आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे है, क्योंकि आज तक के दर्शकों को याद होगा कि MOTN जो हम इंडिया टुडे का आज तक का आता है हमारा, 10 सालों में जब मुख्यमंत्रियों की रेटिंग आती थी अंजना, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री का नंबर हमेशा बॉटम 5 में था, बिल्कुल, कभी भी ऊपर नहीं था। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिसमें उसी MOTN में जब हम MP और MLAs के सर्वे के कामकाज से बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा नकारे MLA या MP अगर कहीं के थे तो उसमें हरियाणा उनमें से एक राज्य था। यानी बीजेपी की समस्या केवल मुख्यमंत्रीगत जन्य नहीं है, बीजेपी की समस्या ये भी है कि उनके चुने हुए MLA या MP वो हरियाणा में उस तरीके से काम करते हुए नहीं दिखे हैं, और मुझे लगता है उसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। चलिए, जब लोकसभा चुनाव में ही 10-0 के स्कोर को कांग्रेस पार्टी ने 5-5 कर दिया था बराबरी का, तब से ही माना जा रहा था कि जो हवा है वो पक्ष में चल रही है कांग्रेस पार्टी के। विधानसभा में अगर ये वाकई ट्रांसलेट इस तरह से होता है तो ये दिलचस्प होगा। दीप कमल जी प्रवक्ता जेजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, सैयद जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। दीप कमल जी, मतलब अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपकी चाबी तो किसी ताले में फिट नहीं होगी, चाबी गुम होने की नौबत आ रही है। मतलब जनता ने, क्योंकि चुनाव चिन्ह आपकी चाबी है, और दुष्यंत जी ने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि हम हरियाणा ही नहीं देश की चाबी बनेंगे, पर जनता ने नकार दिया है। मतलब 0 से 2 सीटों पर सिमटता हुआ अनुमान आ रहा है फिलहाल। आपकी प्रतिक्रिया इस पर मिस्टर कमल? देखिए अंजना जी, मैं आपके एग्जिट पोल को पूरी तरीके से तो नहीं नकारूंगा, लेकिन एक बात इसके साथ दूसरी ये है कि मैं 2019 का सी वोटर का एग्जिट पोल देख रहा था, उसमें 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, सी वोटर में 40 आई थी, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी थी, 31 आई थी, और बाकी सबको मिला के कोई 8-10 सीटें दी थी। लेकिन उसके बावजूद मैं आज तक पर था 2019 में, और दूसरी एजेंसी के साथ सिर्फ आज तक का सर्वे ऐसा था जिसने जेजेपी को 6 से 10 सीटें दी थी, और हमारी 10 आई भी थी। आप लोगों ने उस साल एग्जिट पोल एक दिन लेट दिखाया था, क्योंकि आपके जो गुप्ता जी तब होते थे, उन्होंने श्योर करने के लिए, उनको कुछ डाउट था, उन्होंने सैंपल दोबारा लिए थे अगले दिन, और उस अगली रात को आप लोगों ने सर्वे दिखाया था। फिर भी मैं मानता हूं कि वैसी स्थिति 8-10 सीटों तक जाने की इस बार शायद हमारी नहीं है। लोग हमसे नाराज हैं, जाहिर तौर पर किसान आंदोलन का विषय रहा, पहलवानों के आंदोलन का विषय रहा, और उससे भी बड़ा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हरियाणा में माहौल है, उसमें जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, वो हम कुछ ज्यादा ही पिसे हैं। लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमें जितवाना नहीं चाहते थे, लोग हमसे नाराज हैं कहीं ना कहीं, और गुस्सा उतार रहे हैं अपना लोकसभा चुनाव जब में। आपने इससे भी इतना ज्यादा गुस्सा मान ही उतारा लिया है कि लोग नाराज थे, तो अब ईमानदारी से वजह भी बता ही दीजिए। 4.5 साल तक सरकार में रहना और फिर चुनाव के 6 महीने पहले निकल जाना, आपको लगा लोग समझ नहीं पाएंगे? देखिए, आप शुरुआत में भी ये कह रहे थे कि सरकार से हम निकले, सरकार से हम नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को बदला, अपने 9.5 साल के मुख्यमंत्री को बदला, और जो नए मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने जब सरकार बनाई, तब हमने पहले ही कह दिया था कि हम इस 6 महीने के लिए नई सरकार में शामिल नहीं होंगे। ये बीजेपी का फैसला था, उनका ओवर कॉन्फिडेंस था।
उनको लगता था कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें ठीक है। कमल के निशान पर वो जीत सकते हैं। इस वजह से उन्होंने अलायंस को चलिए, खत्म किया। जनता ने कुछ और ही सोचा है। अगर अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो 8 अक्टूबर का इंतजार करना है, हमें भी करना है। अभी एकदम आर पार की लड़ाई टीवी पे करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, उस दिन भी आप जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन कांटे की टक्कर की सीटें दीप जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जरूर देखिएगा। जल्दी से अगर आप इसको समझाएं, क्योंकि देशमुख जी, कांग्रेस की 7 सीटें, बीजेपी की 7, अन्य की 5, तो आप कह रहे हैं कि अभी जो 50 to 58 है उसमें से 7 सीटें ऐसी है कांग्रेस की जहां कांटे की टक्कर है जी। जो बीजेपी की 20 से 28 है उसमें 7 सीटें ऐसी है जहां कांटे की टक्कर है, अन्य की 5। अन्य की उसमें से 3 जो है वो कांग्रेस के पक्ष की हो सकती हैं अगर पलटे, वो दिखा तो देते यानी हैं। करीबन 10 सीटें अभी भी ऐसी हैं जो मार्जिनल है, जहां कांग्रेस नंबर 2 है। यानी अगर मामला एक तरफा पलटा तो कांग्रेस बहुत ही ब्रूटल मेजॉरिटी की ओर भी जा सकती है, लेकिन अगर कांग्रेस के खिलाफ मामला पलटा तो भी कांग्रेस की सिंपल मेजॉरिटी आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आंकड़े कितना भी उलट पुलट जाएं, कांग्रेस की सिंपल मेजॉरिटी से कांग्रेस से ब्रूटल मेजॉरिटी तक का स्कोप है। अच्छा। लेकिन मामला उलटने का नहीं। चलिए, तो जल्दी से इसको दिखा दीजिए कि मेजॉरिटी। हाँ, बोलिए राजा साहब। यशवंत, पिछले ही दफा जब 2019 का चुनाव था तो उसमें देखे थे कि अर्बन एरिया में बहुत बीजेपी अच्छा कर रही थी। इस बार भी ऐसा आ रहा था कि अर्बन वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं। जो रूरल हरियाणा में जो बीजेपी का पेनिट्रेशन हुआ था वो एक ढंग से फिर से श्रिंक कर गया है। आपके डेटा में कहीं कहां से नहीं, बिल्कुल ये बात सामने आई है, लेकिन एक बहुत अजीब सी चीज इसमें पूरे हरियाणा के डेटा में सब जगह आ रही है कि बीजेपी का अपना वोट, जो भी कोर वोट है, वो कोई बहुत ज्यादा मेल्ट डाउन हो रहा है ऐसा नहीं। हरियाणा का चुनाव इस समय एंटी बीजेपी वोटों के रीअलाइनमेंट का चुनाव ज्यादा है, जो वो ज्यादा पोलराइज हुआ है, और उस पोलराइजेशन का सीधा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। कौन सी पोलराइजेशन? एंटी बीजेपी वोट के, बीजेपी के वोटों का जो पोलराइजेशन है। इसलिए बीजेपी की समस्या अर्बन वोटर्स की यह भी है कि टर्नआउट का फैक्टर, टर्नआउट अर्बन हरियाणा में कम हुआ। तारीख बढ़ाई गई इसलिए। हाँ, जबकि तारीख इसलिए बढ़ाई गई लेकिन कम हुआ है, इसलिए वो एक समस्या बीजेपी की है, वो उदासीनता है जो आशुतोष ने जिक्र किया कि लेकिन 5 बजे तक 61% वोट ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज। ओवरऑल में रूरल में खूब वोट पड़ा है, अर्बन में नहीं पड़ा है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल, क्योंकि ये पूरा यदि आप देखेंगे कि आप गुड़गांव से लेकर के सोनीपत है, अंबाला है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, ये सारे अगल बगल की जितनी कंस्टिट्यूएंसी है वो भारतीय जनता पार्टी के अर्बन पॉकेट में ही जीत रही है। यशवंत, मेरा एक सवाल ये है कि जब आप 2019 के डेटा से कंपेयर करते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन को और असेंबली के इलेक्शन को, तो 20% का गैप था, 58% पार्लियामेंट में था और करीब 38-36% के आसपास असेंबली में था। इस बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हम देखते हैं तो खुद पार्लियामेंट के इलेक्शन में 12% का ड्रॉप दिखाई पड़ता है बीजेपी में। ठीक है, एक बार मंजीत सहगल के पास चल रहे हैं, इसको आप समझाइएगा। मंजीत सहगल, वो बालाकोट से रिलेटेड जो हाइप था 2019 का, वो हरियाणा में इतनी बड़ी तादाद में सेना में जवान जाते हैं कि उसका इमोशन था। इतना छोटा स्टेट है लेकिन 10% हमारे फोर्सेस में जो लोग हैं वो हरियाणा से हैं। तो बालाकोट और 370 भी, अनुच्छेद 370 भी था। एक बार जल्दी से चलते हैं, मंजीत सहगल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मंजीत, आपकी आवाज बीच में कट गई थी इसलिए आपके पास जा नहीं पाए। आपको क्या समझ में आ रहा है? और ये नंबर्स आप देखते हैं, ग्राउंड पर आपने रिपोर्टिंग की है, लोगों से मिले हैं, अपने नेताओं को देखा है, तो ये नतीजे अगर आते हैं तब तो ना सैलजा वाला मुद्दा चला कि दलित बेटी का अपमान हुआ है, ना अलग अलग पार्टी और ग्रुप्स खड़े होने की वजह से जेजेपी, आईएनएलडी, जाट वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और लग रहा है ऐसे कि जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा कांग्रेस को ऊपर ले गया। जी बिल्कुल अंजना, कहीं ना कहीं सी वोटर सर्वे के जो ये नतीजे आए हैं इसका एक हिंट हमें लोकसभा चुनाव के परिणामों में मिल गया था। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 14% तक गिरा था और कांग्रेस ने लगभग कम बैक किया था 15% वोट फीसदी के हिसाब से जो उसका बढ़ा था। हमने देखा था कि कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों की 46 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज में जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी ने शहरी क्षेत्रों की 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो आज के लिए अगर हम माने कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर कम वोट गिरा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो शहरी मतदाता हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले। बड़ा कारण यह था कि आज गजेटेड हॉलिडे थी, कल भी रविवार है, तो ज्यादातर मतदाता घर से बाहर नहीं निकले। और इसका एक बड़ा उदाहरण आप देखें तो वो गुरुग्राम है जहां पर 49% मत प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया। हालांकि अभी फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन शहरी मतदाता स्लगिश था और सुबह
हालांकि शहरी इलाकों में कई जगहों पर जो वोटर थे उनकी लंबी ये लंबी कतारें मतपेटियां देखी गई, लेकर लोग लेकिन निकल रहे हैं, दोपहर वहाँ आते आते अधिकारी वो दिखाई कम दे रहे हैं, होने वो लगे। बता तो दीजिए जरा। गाँव में मुझे लगता है मतपेटियां जी, लेकर अब जी। निकल रहे हैं वहां पर बूथ से जहां आप खड़े थे। हाँ जी जी अंजना, बिल्कुल ये पंचकुला का एक पोलिंग स्टेशन है जहां काफी देर तक मशीनें बंद वो सील की जाती रही और अब एक बस में बैठकर सभी चुनाव अधिकारी और जो दूसरे लोग हैं मतपेटियां लेकर यहां से निकल गए हैं। तो कुल मिलाकर अब सबकी नजरें 8 तारीख पर है कि 8 अक्टूबर को क्या होता है, लेकिन आज के लिए अगर आप कहें तो मतदाता कम संख्या में बाहर निकले। दूसरे जो बस सरकार जा के रही कई थी ऐसे मतपेटियों फैसले थे के साथ, जिनको बिल्कुल लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी थी। जी जी बिल्कुल, नेताओं में की पूरी किस्मत हमने उसमें जा रही है, ग्रामीण इसीलिए वो ग्रामीण नजारा क्षेत्रों बहुत में जाकर दिलचस्प है। देखा।